हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कंप्लीटली थ्योरी ग्राफ सब कुछ स्टडी कर लिया। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल इन्होंने दिया हुआ है उसमें इन्होंने एक ग्राफ बना के दिया हुआ। अब ये ग्राफ जो है वो या तो वो काइनेटिक एनर्जी के बीच में देगा, या वो पोटेंशियल के बीच में देगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, या फिर जैसे इन्होंने दिया है v स्क्वायर मैक्स के बीच में। अब v स्क्वायर मैक्स के साथ ये ग्राफ दे देगा। अब यहाँ से इन्होंने पूछा क्या क्या है, इन्होंने ग्राफ दे के पूछ लिया कि स्लोप बताओ और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। जो ग्राफ के अंदर डाटा दे रखा है उसके थ्रू हमें स्लोप की और इंटरसेप्ट की वैल्यू बतानी है, स्लोप की और इंटरसेप्ट की वैल्यू बतानी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, ट्राई करो एक बार, खुद इक्वेशन बना के सॉल्व करो। ये इन्होंने दे दिया v स्क्वायर मैक्स और ये दे दी फ्रीक्वेंसी, और जो ग्राफ दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, ये हो गया, ये थीटा दे दिया, ये भी क्या हो गया थीटा, ये हमें पता है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा होगा। ये इन्होंने दे दिया L और ये डिस्टेंस दे दी n, स्मॉल n। ठीक है, v स्क्वायर मैक्स, स्पीड का स्क्वायर, मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर दे रखा है। तो यहां से हमें क्या क्या चीजें बतानी है, एक तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और स्लोप की वैल्यू बतानी, इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछ लेगा। तो देखो कैसे करेंगे हम। इन जनरली ये इक्वेशन क्या होती है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये है हमारे पास। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर, वी कौन सा, मैक्सिमम, एच न्यू माइनस फाइव नॉट। न्यू को c बाई लैम्डा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो फ्रीक्वेंसी के साथ है। अगर वेवलेंथ के साथ होता तो यहाँ पे वेवलेंथ कर दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अब v स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू, ये पूरा डाटा उस तरफ ले जाओ, ट्वाइस ऑफ एच न्यू डिवाइड बाई एम माइनस वर्क फंक्शन ट्वाइस ऑफ डिवाइड बाई एम। ये आ गया। अब हमारा जो ग्राफ है, ध्यान से देखो, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल। तो इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर दो। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां से देखो, y एक्सिस पे क्या है, v स्क्वायर मैक्स, बिल्कुल ठीक है। x एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये भी ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो मास किसके इक्वल आया, यहाँ से जो मास है उसको कैपिटल M बोल दो एक बार के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि स्लोप का भी स्मॉल m है ना, तो मास को हमने कैपिटल M से शो कर दिया। तो अब देखो कंपेयर करोगे तो स्लोप क्या निकली, ये हो गया हमारे पास, स्मॉल m क्या होता है, स्लोप, c क्या होता है, इंटरसेप्ट। स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल निकली, यहां से स्मॉल m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h डिवाइड बाई मास। ठीक है, और इंटरसेप्ट कितना निकला है, c इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ वर्क फंक्शन डिवाइड बाई m। क्लियर। तो अब देखो यहां से हमें ये स्लोप होगी, ये जो स्लोप मिली है और जो इंटरसेप्ट मिला है वो तो हमारी इक्वेशन के थ्रू मिला। ग्राफ का इसमें क्या है, ग्राफ को तो अभी तक हमने देखा ही नहीं कि ग्राफ के अंदर स्लोप क्या बन रही है। तो ये जो स्लोप और हमारा इंटरसेप्ट आया है वो
आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू आ गया। अब देखो ग्राफ के थ्रू इंटरसेप्ट कितना है ग्राफ में इंटरसेप्ट ये हो गया L, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है पुट कर दो L। क्या क्या चीजें निकालनी है इसके अंदर, एक तो वर्क फंक्शन निकालना है, एक जैसे इंटरसेप्ट निकालना हो तो निकल गया, फिर वर्क फंक्शन अगर निकालना है, वर्क फंक्शन यहां से कितना हो गया फाई नॉट इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई 2 माइनस का 2, ये तो निकल गया वर्क फंक्शन। एक पार्ट सॉल्व हो गया। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहे हैं ये, और ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है, ठीक है, कि ऑप्शन में किस किस की वैल्यू दी हो। वर्क फंक्शन पूछा तो हमने वर्क फंक्शन निकाल दिया इसकी फॉर्म में, इंटरसेप्ट की फॉर्म में। इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इंटरसेप्ट था हमारा c, वो ये आया था, और ग्राफ के अकॉर्डिंग l, तो इंटरसेप्ट तो सेम होगा, तो इसलिए हमने यहाँ से l इज इक्वल टू दिस और वर्क फंक्शन इज इक्वल टू दिस। अब यहां से हमें चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई h m, स्लोप है, इसको तुम स्लोप ही लिख दो एक तरह बार, कोई जरूरी नहीं है स्मॉल m भी लिख सकते हो, डिवाइड बाई 2। यहां से देखो स्लोप किसके इक्वल है, इस ग्राफ में स्लोप किसके इक्वल होती है, यही होगी स्लोप, जिसको हम m भी बोलते हैं, जो किसके इक्वल होती है टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे डाटा तो दिया नहीं जिसके थ्रू हम निकाल ले, इसको बड़ी इक्वेशन बना दोगे इसके थ्रू निकल जाएगा, वरना तो सिंपल से सिंपल रखो कॉन्सेप्ट को, कि सिंपली जो हमारी स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, हमेशा टेंजेंट थीटा। m को हम क्या मानते हैं, स्लोप को टेंजेंट थीटा के इक्वल मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो ये वाली यहाँ पे क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस क्या होगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो स्लोप है टेंजेंट थीटा, ये इन जनरल है, तुम इसको ये भी बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के थ्रू भी ही आता है। अब ग्राफ से कितना निकला है टेंजेंट थीटा की वैल्यू, यहां से तो सॉल्व हम कर नहीं सकते क्योंकि ना तो ये डाटा दिया ना ही ये डाटा दिया, तो कहां से सॉल्व करेंगे, ये देखो इधर से, ये थीटा की वैल्यू इन्होंने यहां दे दी है, यहां दे दी, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, जो किसके इक्वल होगा l डिवाइड बाई n। तो स्मॉल m जो कि स्लोप है उसकी जगह स्मॉल n l डिवाइड बाई n पुट कर सकते हो, l डिवाइड बाई n इंटू m बाई 2, और इसके साथ ही हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ सिंपली था, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंपली अगर स्लोप और इंटरसेप्ट बताना फिर तो हम इक्वेशन से इजीली बता देंगे। एक मेथड क्या आ जाएगा कि वो इस तरीके से ग्राफ देके पूछ रही है, ठीक है, मतलब इन्होंने पूरी ट्रायंगल ही कंसीडर कर लिया टेंजेंट थीटा बताने के लिए। अब यहां से कोई डाटा नहीं दिया तो हम इधर से कंसीडर कर लेंगे कि ये वाली ट्रायंगल दे रखी इन्होंने n और l के साथ, तो सिंपली बना सकते हैं हम क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू, जो भी ऑप्शन में पूछा है। अगर इन्होंने मास पूछा होता तो यहाँ से हम मास की वैल्यू निकाल देते, कर लोगे। अगर इसी क्वेश्चन को वो वर्क फंक्शन की फॉर्म में पूछ ले, प्लैंक्स कांस्टेंट को मान लो, बोल दे कि वर्क फंक्शन की टर्म में बताओ, तो यहाँ से L की वैल्यू है ना, ये रहा L की वैल्यू, इसके अंदर उठा के पुट कर दो। जैसे क्या बना m बाई 2n, L की जगह 2 वर्क फंक्शन डिवाइड बाई m से m, 2 से 2 किसके इक्वल होगा वर्क फंक्शन डिवाइड बाई n। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इतनी आ गई। वो डिपेंड करता है ऑप्शन के अंदर दिया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है ये वाला। अब इन्होंने ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से हमें ये बताना है कि ए, बी और सी की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी आपस में किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां से देखो इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, क्या सेम है या फिर अलग अलग है। सैचुरेशन करंट तीनों का क्या है, डिफरेंट है, तो तीनों की इंटेंसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट करंट किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, तो इंटेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ सी। ए की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका सैचुरेशन करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो भी क्या है, सबसे ज्यादा हो गया। अब इंटेंसिटी के बारे में तो हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब बताओ फ्रीक्वेंसी के बारे में, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो यहां से देखो बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सी, और ग्रेटर देन है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए। ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो गया और बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो यहां से कैसे बताओगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब हमें पता है कि थ्योरी में हमने पढ़ा था ना कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। जितनी हायर फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर हाई है, उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो भी क्या होगा, हाई होगा। एनर्जी जो चाहिए वो भी हाई होगी, और एनर्जी हाई मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हाई होगा। तो यहां से देखो फ्रीक्वेंसी, अब इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल है, बी और सी का, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, और ग्रेटर देन होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए से। निकल गया फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ग्रेटर देन होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी की सी की, आपस में तो इक्वल होगी, और ए फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी की टर्म में पूछ ले तो बता दोगे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अगर देखे इसके हिसाब से तो बी और सी की इक्वल है और ए से ज्यादा। अगर हम नेगेटिव वे में देखें, नेगेटिव साइड में, वरना तो अलग अलग हो गई। यहाँ पे कर लोगे। इन्होंने पूछा था फ्रीक्वेंसी के और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन बताओ, हो गया। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी भी बोले तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी ग्रेटर देन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में बताना हो तो हो गया, सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। ग्राफ दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, एक तो डायरेक्ट वेवलेंथ के साथ दे दिया और एक 1/, वेवलेंथ के साथ 1/, लैम्डा के साथ ये ग्राफ दे दिया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो, जब भी कोई भी ग्राफ सॉल्व करना हो ना, सबसे पहले तो उसकी जड़ देखो, कहां से आ रहा है वो ग्राफ, कहां से कोई भी इक्वेशन होगी, कोई इक्वेशन होगी ना जो जिसकी हेल्प ली होगी ये ग्राफ बनाने के लिए, वो इक्वेशन सोचो कौन सी होगी जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हो और वेवलेंथ भी हो। अब इस चैप्टर के अंदर तो गिनी चुनी एक इक्वेशन है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वही लिख लो। ये वाला पार्ट रब कर दो, हो गया नोट डाउन, इधर कर देते हो। चलो देखो, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यही था ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जो किसके इक्वल होती है, EV0 के इक्वल। तो यहां से V0 इज इक्वल टू एच न्यू की जगह C बाई लैम्डा, और E को डिवाइड में ले गए माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब जो वर्क फंक्शन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको भी एच सी बाई लैम्डा नॉट के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये देखो,
यहाँ से वर्क जो लैम्डा है वो तो है फिक्स, वो तो उसके बारे में तो हमें कोई कमेंट नहीं करना है, वो तो कोई एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, इनमें से कोई भी हो सकती है, वो हम बता नहीं सकते जब तक कि हमारे पास डाटा नहीं दिया हो, लैम्डा नॉट की वैल्यू नहीं दी हो, वर्क फंक्शन की वैल्यू नहीं दी हो। तो अगर हम इस फैक्टर को बोल दें कि ये तो सभी के अंदर कॉमन ही है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो V नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वेवलेंथ के। तो V नॉट देखो, इससे हम दो तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड करेंगे, मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। जो ये मैंने अभी लिखा है V नॉट, थोड़ा सा अगर मैं लिख दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V नॉट 1/लैम्डा के। एक टर्म बोली है मैंने 1/लैम्डा, ये सिर्फ एक फैक्टर है। मान लो अगर मैं x बोल दूं 1/लैम्डा के इक्वल है, तो V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, और x किसके इक्वल है, 1/लैम्डा। एक कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है V नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर मैं लैम्डा को x डैश बोल दूं, लैम्डा किसके इक्वल है, x डैश, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, V नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x डैश, जो कि क्या है, लैम्डा। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन पता चल गया। एक तो डायरेक्टली तो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/लैम्डा को। अगर मैं एक पूरी को एक टर्म मान लूं, क्यों, क्योंकि ग्राफ में भी तो पूरी टर्म दी हुई ना, 1/लैम्डा सॉल्व करके दिया हुआ कि 1/लैम्डा का ग्राफ बताओ या लैम्डा का ग्राफ बताओ। तो देखो, जब हम 1/लैम्डा का बोलेंगे, 1/लैम्डा का पूरा फैक्टर कंसीडर करेंगे, इसको 1/लैम्डा को एक फैक्टर मानेंगे, 1/लैम्डा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना x के, कि V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर x बढ़ेगा, अब ये ग्राफ मान लो वो x के बीच में है, x एक्सिस पे क्या है, x है। अगर x बढ़ेगा तो मतलब V नॉट भी बढ़ेगा। तो देखो x बढ़ रहा है, इसके बाद तो V नॉट भी बढ़ रहा है, x बढ़ेगा, V नॉट बढ़ेगा, x बढ़ेगा, V नॉट बढ़ेगा। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, मतलब 1/लैम्डा के, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा, x मतलब 1/लैम्डा इंक्रीज होगा, तो V नॉट भी इंक्रीज होगा। तो ग्राफ आ गया ये, क्योंकि इसमें इनवर्सली है, इसमें बोल रहे हैं x बढ़ेगा तो V नॉट डिक्रीज होगा, तो उल्टा हो गया, तो ये ग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये ना कंफ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। जब ग्राफ को वो डायरेक्ट पूछ लेता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे लैम्डा 1/लैम्डा या फिर फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछ ले, तभी माइंड घूम जाता है। तो इसको इस तरह से कंसीडर किया करो कि 1/फ्रीक्वेंसी को हम एक फैक्टर मान लेते, कंप्लीट कोई, जैसे x मान लिया, उसको पूरे को ही हमने एक टर्म बोल दिया है। ठीक है, अब यहां से ये आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के। इनवर्सली मतलब अब हमें 1 को छोड़ दो, 1 तो ऊपर है, डिवाइड वाली टर्म देखो डिनोमिनेटर में। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा यहां से, सिर्फ लैम्डा, 1/लैम्डा नहीं, सिर्फ लैम्डा इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ओवरऑल फैक्टर डिक्रीज होगा। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो न्यू नोट क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इंक्रीज हो और वेव जो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो, ये वाला ग्राफ है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखो डिक्रीज हो गई, यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे इनवर्सली का रिलेशन है, कर लोगे। नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ग्राफ दिया हुआ इन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच में डिफरेंट मेटल्स के लिए, ए बी सी मेटल के लिए उनके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो टेंजेंट थीटा कितना होगा, एक ए बी सी के वर्क फंक्शन को कंपेयर करना है, और एक हमें क्या बताना है कि वॉयलेट लाइट क्या इन मेटल्स के अंदर से, किसी भी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है। तो ये इन्होंने दे दी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले तो टेंजेंट थीटा, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को। तो सबसे पहले टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा मतलब कि स्लोप। ठीक है, स्लोप कैसे निकालेंगे, वही ई वी नॉट, देखो इक्वेशन क्या थी, एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन 1/λ के साथ ग्राफ है। तो यहां से देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y एक्सिस में सिर्फ v नॉट है तो e को डिवाइड में ले आओ। तो यहां से m किसके इक्वल आ गया, एच सी बाई ई। स्लोप किसके इक्वल आ गई, यहाँ से एच सी बाई ई। तो यहां से टेंजेंट थीटा आ गया एच सी बाई ई, एच सी बाई ई, मतलब सभी की स्लोप जो है वो सेम है। इधर हो गया फर्स्ट पार्ट सिंपल। अगर इंटरसेप्ट पूछा तो इंटरसेप्ट भी बता देते हम यहां से। इंटरसेप्ट अलग अलग होगा सबका, क्यों, क्योंकि सबका वर्क फंक्शन अलग अलग है। ओके, सेकेंड पार्ट, वर्क फंक्शन को कंपेयर करना है। वर्क फंक्शन को कंपेयर करने का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहां से जो वर्क फंक्शन है किसके इक्वल होगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट ए की रेशियो एच सी बाई लैम्डा नॉट बी की रेशियो एच सी बाई लैम्डा नॉट सी की। एच सी सभी में कॉमन है, कट गया। 1 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ए के लिए 0.001, 1 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बी के लिए 0.002, 1 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सी के लिए 0.004। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो सिंपली इसको और सॉल्व कर लो। अब देखो रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2, 1/4, 1/8 है, तो इनमें से बड़ी कौन सा है, बड़ा कौन सा है, डिनोमिनेटर 8 है, तो पूरे को 8 से डिवाइड कर दो, तो 4:1, तो 4:2:1 आ गया। तो इसको भी बड़ा कौन सा, 0.004, तो उससे मल्टीप्लाई करो ऊपर, 004, 0.002, 0.004 डिवाइड बाई 0.004, ठीक है। क्या होगा, कैंसल आउट 2, कैंसल आउट 4, तो 4:2:1, ये आ गया हमारा इसका रेशियो 4:2:1। सिंपली ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये इन्होंने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अगर मान लो यही क्वेश्चन में ये फ्रीक्वेंसी दे देता तो इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो हो जाता। अगर फ्रीक्वेंसी होता ना तो डायरेक्ट यही था रेशियो हमारा। ठीक है, 1:2:4 डायरेक्ट हमारा रेशियो होता है इनका। कर लोगे, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि क्या वॉयलेट लाइट यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है। तो देखो वॉयलेट लाइट हमारे पास एक डाटा होता है, तो डाटा तो क्या वीडियो है, इसमें वेवलेंथ जब हम वॉयलेट टू रेड जाते हैं वेवलेंथ बढ़ेगी, और रेड टू वॉयलेट आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट लाइट क्या होती है, सबसे हाई होती है, सबसे ज्यादा हाई होगी। फ्रीक्वेंसी हाई है तो वॉयलेट की जो एनर्जी है वो ज्यादा हाई होगी। यही होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वॉयलेट टू रेड, तो उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और इस साइड में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो वॉयलेट की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। बट उसकी भी एक रेंज होती है। अब बुक से देख के
वहां से एक वेवलेंथ की वैल्यू देख लेना कितनी होती है, शायद 400 नैनोमीटर समथिंग कुछ होता है। तो वहां से बुक से देख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। वहां से फ्रीक्वेंसी लेके सबसे पहले तो हम वॉयलेट की एनर्जी देखेंगे कितनी होती है, फिर यहाँ से देखेंगे वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन से कितनी एनर्जी, कितना उसका वर्क फंक्शन है, 1/λ दे रखा है। इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट बस आंसर बताऊंगी कि नो नहीं निकाल सकते। इन तीनों मेटल से वॉयलेट लाइट इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकती। क्यों? सबसे पहले इसका वर्क फंक्शन को सॉल्व करो, 1/λ दे रखा है, hc हमें पता है वर्क फंक्शन क्या होता है, hc/λ। hc हमें पता है, वर्क फंक्शन इन्होंने दे दिया। ए मेटल का वर्क फंक्शन निकालो, बी का वर्क फंक्शन निकालो और सी का वर्क फंक्शन निकालो। और वॉयलेट लाइट की एनर्जी हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पता होती है। तो तब जब देखोगे तो यहाँ से जो एनर्जी निकल के आएगी वॉयलेट की, एल्दो हाई होती है विजिबल लाइट में, बट फिर भी वो इन तीनों के ही वर्क फंक्शन से स्मॉल होती है। तो मतलब विजिबल लाइट की कोई भी कंपोनेंट ए बी सी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। तो कोई भी वॉयलेट नहीं, पूरा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम ही इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों? जब हम इन सभी की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करके इन सब की एनर्जी देखेंगे, वो लेस देन आती है वर्क फंक्शन से। तीनों के वर्क फंक्शन से ही कम एनर्जी निकल के आएगी, और इस वजह से हम बोलेंगे कि वॉयलेट लाइट हो या फिर विजिबल हो, कोई भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। हो गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन अभी है, ये वैसे तो थ्योरी में ही बताना चाहिए था, बट लेक्चर बड़ा हो गया था थ्योरी वाला, इसलिए वो स्किप हो गया। इसमें इन्होंने पूछा है कि क्या कैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस इफ लाइट इज ऑफ वेव नेचर। अगर हम बोल दे लाइट के अंदर पार्टिकल्स नहीं है, सिर्फ वेव है, तो क्या तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होता? देखो, मान लेते कि यस, हाँ मे बी होता, तो क्या होता? देखो, जब एक मेटल ली, उस पे लाइट, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, पूरी की पूरी मेटल के अंदर, नीचे वाली लेयर्स के अंदर भी। यहां से जब लाइट फॉल होगी, और अगर वो लाइट वेव की फॉर्म में है, वेव की फॉर्म में मतलब जस्ट एनर्जी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? पहले ये वेव मेटल पे गिरेगी, कंप्लीट एनर्जी पहले एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, ऑल इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली एमिट, सारे इलेक्ट्रॉन एकदम से बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं पहले कुछ फिर कुछ फिर कुछ, जैसे हम ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ में ऐसा होता है ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके फिर सैचुरेशन आता है, बट अगर वो वेव होती तो सैचुरेशन एकदम से आ जाता। सैचुरेशन बिल्कुल एकदम से, ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ की जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है ये खत्म हो गया। तो ऑल इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली एमिट, इंस्टेंटली सारे के सारे, इंस्टेंटली का मतलब इकट्ठा, यहाँ पे हम इकट्ठा बोल रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा एमिट होंगे, कलेक्टिवली एमिट। ठीक है, इंस्टेंटली तो नहीं होंगे, आफ्टर सम टाइम होंगे, बट कलेक्टिवली सही वर्ड है। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली, सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली एमिट आउट होंगे। तो एक तरह से एकदम जो करंट मिलेगा वो हमें सैचुरेशन करंट मिलेगा, सैचुरेशन करंट एट वंस, एक ही बार में हमें करंट मिलेगा, और वो करंट कौन सा होगा? सैचुरेशन करंट होगा। ठीक है, बट अब देखो, अगर लाइट वेव नेचर की होती तो ऐसा होता, बट एक्सपेरिमेंटली क्या है,
हमें पता है एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ है कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। ग्राफ इस तरह से आएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन कम एमिट होंगे, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे फिर सैचुरेशन करंट आएगा। और जो टाइम है, सम टाइम लैग, ये जो टाइम लैग है, टाइम लगता ही नहीं है, 10⁻⁻10 सेकेंड में ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है। मतलब फोटोन गिरते हुए हमें दिखते भी नहीं, उससे पहले इलेक्ट्रॉन, जैसे फोटोन गिर रहे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एकदम से कंटिन्यूअसली होने वाली। ऐसा नहीं कि फोटोन गिरे हम वेट करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। फोटोन गिरे इलेक्ट्रॉन बाहर। तो इसका मतलब अगर हम वेव नेचर को ले तो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा, बट एक्सपेरिमेंट गलत नहीं हो सकता, थ्योरी गलत हो सकती है। तो एक्सपेरिमेंटली जो हमने ऑब्जर्व किया तो उससे हमें पता चला कि वेव है, जो लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की होती है, वेव नेचर की नहीं होगी। वेव नेचर की कंसीडर नहीं कर सकते। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी हेल्प से एक्सप्लेन होगा? लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से, ठीक है। तो करते रहना क्वेश्चंस।